हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, जो जैसे कि एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये टोटल अराउंड 6 7 8 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने जैसे कि बताया था कि ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहूंगा कि आप लोग को फेयर आइडिया लग जाए कि असेट होता क्या है, लाइबिलिटी होता क्या है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो असेट क्या होता है? सब ऐसे तो हम सब लोग जानते हैं कि असेट क्या होता है, लेकिन एक कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन या कोई कंक्रीट रूल हम लोग को ऐसा नहीं पता है जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिटरमिन कर सकें कि ये चीज हमारा असेट है या फिर ये हमारा असेट नहीं है, ये हमारा है क्या। तो इस चीज पे आने से पहले मैं एक लाइन में आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि कॉमर्स में या अकाउंट्स में, कॉमर्स में या फिर अकाउंट्स में, अकाउंटिंग की पूरी दुनिया में ना सिर्फ चार चीज होती है। सिर्फ और सिर्फ चार चीज होती है। या तो असेट होता है, या वो लाइबिलिटी होता है, या वो एक्सपेंस होता है, या वो इनकम होता है। अब कोई भी चीज उठा के देख लो, वो इस चारों के बाहर कुछ नहीं होगा। या तो असेट होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो इनकम होगा, या तो एक्सपेंस होगा। लाइबिलिटी में फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं। एक बार की मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। लाइबिलिटी में अकाउंट्स के अंदर एक होता है हमारा असेट, एक होता है हमारा लाइबिलिटी, एक होता है हमारा इनकम, एक होता है हमारा एक्सपेंस। कोई भी चीज इस चारों के बाहर कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी आप उठा के देख लो, कोई भी अगर इसके पांचवा कुछ भी मिल जाए तो मेरे को बताना। जो भी होगा या तो हमारा असेट होगा, या तो हमारा लाइबिलिटी होगा, या तो हमारा इनकम होगा, या तो हमारा एक्सपेंस होगा। समझ में आ रहा है? अभी ये एक एक करके हम लोग देखते हैं कि असेट क्या होता है, असेट क्या होता है, फिर असेट क्या होता है, फिर देखेंगे लाइबिलिटी क्या होता है, फिर देखेंगे इनकम क्या होता है, फिर देखेंगे एक्सपेंस क्या होता है। तो देखिए असेट क्या होता है। एक लाइन में अगर आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, तो असेट वो होता है जो हमारा है। किसका है? हमारा है। जब मैं यहां बात करूं कि हमारा है मतलब मेरा है, या यहां पे अगर बिजनेस की बात हो रही है, तो अगर कोई भी चीज अगर बिजनेस का है मतलब समझ रहे हो? मेरे पास होना और मेरा होना दोनों में फर्क होता है। ये पेन मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरे पास तो है लेकिन ये इसका मालिक कोई और है। तो क्या ये मेरा असेट है? नहीं। किसी भी कोई भी चीज अगर मेरे पास है लेकिन वो मेरा नहीं है, तो वो मेरा असेट नहीं है। असेट होने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो है मेरा होना। अगर वो मेरा होगा तभी मेरा असेट है। मेरा मतलब यहां पे हम जो कह रहे हैं कि मेरा होगा, उसका क्या मतलब है? इसका क्लियर कट मतलब है ओनरशिप से। किससे मतलब है? ओनरशिप से। मतलब किसी भी चीज का अगर ओनरशिप मेरे पास है तो उसको हम प्राइमा फेशिया, आगे मैं और भी कंडीशन बताऊंगा कि असेट के अंदर और क्या क्या आता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि इतना छोटा सा डिफिनेशन है नहीं असेट का। असेट का बहुत बड़ा सा डिफिनेशन है। बट प्राइमा फेशिया से समझो कि जिस चीज का ओनरशिप मेरे पास है ना, जिस चीज का कंट्रोलिंग ऑथोरिटी मेरे पास है, कंट्रोलिंग ऑथोरिटी मतलब उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उसको हम असेट बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है कि मेरा होना चाहिए, प्लस सेकेंड कंडीशन है कि इसका फायदा भी मुझे पहुंचना चाहिए। कोई भी चीज अगर मेरा है, चलो ठीक है मेरा है, लेकिन उसका फायदा ही मेरे पास नहीं हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है मुझे,
वो मेरा रहे तो भी, नहीं रहे तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ऐसी चीज के होने से ही क्या फायदा है? ऐसी चीज के होने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या उसको हम असेट बोलेंगे? बिजनेस के टर्म्स में तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। बिजनेस के टर्म्स में असेट उसी को बोला जाता है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। किसको मिलेगा? एंटिटी को मिलेगा। मतलब किसको मिलेगा? बिजनेस को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। क्या मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट, नॉट ओनली बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब इन मॉनेटरी टर्म्स, इन फाइनेंशियल टर्म्स। कब मिलेगा? फ्यूचर में। अगर फ्यूचर का में इकोनॉमिक बेनिफिट उसको मिलेगा, किसको मिलेगा? बिजनेस को मिलेगा। तो वो बिजनेस के लिए असेट है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप समझो कि असेट वो चीज है जो मेरा है, प्लस उसका जो भी बेनिफिट है वो मुझे मिल रहा है, तो उसको हम असेट बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं संपत्ति। समझ गए? अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो। आगे जब आगे के लेवल्स में पढ़ोगे ना तो इसको और अच्छे से, फिनेंशियल असेट होता है, नॉन फिनेंशियल असेट होता है, नॉन फिनेंशियल एसेट का फर्दर बाइफर्केशन होता है, टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है। तो ये सब हम धीरे 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 करके समझेंगे। लाइबिलिटी क्या होता है? असेट का ठीक अपोजिट। जो मेरे पास तो है लेकिन मेरा नहीं है, जो मेरे पास तो है लेकिन मेरा नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। जो मेरे पास तो है लेकिन वो मेरा नहीं है, हमको किसी को देना है। अगर किसी से हमको कुछ लेना रहेगा ना तो मेरे लिए असेट है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ फायदा मिलने वाला है। और अगर हमको किसी को देना रहेगा तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। कर्ज, एक तरह का कर्ज है। समझ में आ रहा है? इजी। अगर आप असेट समझ गए तो लाइबिलिटी समझना इजी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इनकम। ये तो वर्ड से ही क्लियर है। इनकम क्या होता है सबको पता है। जो हम कमाते हैं वो मेरा इनकम है। जो मेरा फायदा है, जो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा इनकम है। ठीक है? अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो। इनकम क्या होता है? जो हम कमाते हैं वो मेरा इनकम है, और कमाने में जो मेरा खर्च लग रहा है वो मेरा एक्सपेंस है। तो अगर बिजनेस में कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी, तो या तो वो असेट होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगा, या तो वो इनकम होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा। इस चारों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ेंगे तो लाइबिलिटी में आएंगे। किस में आएंगे? लाइबिलिटी में आएंगे। लाइबिलिटी में क्या देखेंगे? एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है और इंटरनल क्या होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो बिजनेस के बाहर वालों के लिए है। अगर बिजनेस ने किसी बैंक से लोन लेके रखा है तो उसका एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अगर बिजनेस ने किसी बाहर के इंसान से पैसा उठा के रखा है, पैसा लोन पे लेके रखा है, तो उसके लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। लेकिन बिजनेस जब मालिक से पैसा लेता है, मालिक से पैसा लेता है, तो है तो वो भी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस को कल को होके उसको लौटाना है। बिजनेस को कल को होके उसको लौटाना है, तो है नेचर वाइज वो भी लाइबिलिटी है। लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी है, और इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओके? तो बेसिकली टोटल कितने आइटम हो गए, इसको लाइबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लाइबिलिटी बोलते हैं। तो टोटल कितने आइटम हो गए? टोटल कितने आइटम हो गए? देखिए जरा गौर से देखिए, टोटल कितने आइटम हो गए? टोटल हो गए हमारे 5। कौन कौन से हो गए? टोटल हो गए हमारे 5। एक होगा, एक असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। समझ में आया? 5 आइटम है टोटल। बिजनेस में इस पांचों से बाहर कुछ नहीं होता है। ये दोनों को एक ही कैटेगरी में मैंने डाला था। बिजनेस में इस पांचों से बाहर कुछ नहीं होता है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, तब ये सब चीज और अच्छे से क्लियर होगा। बाय द टाइम ये सब चीज थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब इसके साथ आप यूज टू हो जाओगे ना, फिर ये आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा।
आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग वापस आते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको ये अज्यूम कर लेना होगा कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हो ना, तो उसका जो असर है वो किसी एक जगह पे नहीं पड़ेगा। उसका असर क्या होगा? उसका असर दो जगह पे पड़ेगा, हमेशा। हमेशा दो जगह पे पड़ेगा। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मैं बिजनेस जो है वो ये पेन खरीदा। पेन खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। तो एक बात बताओ, पेन 100 रुपए में खरीदा, पेन क्या है? जैसे कि मैंने बताया, असेट। चार चीज के अलावा कुछ नहीं होगा, पांचवा कुछ नहीं होगा, या पांच चीज के अलावा छठा कुछ नहीं होगा। या तो असेट होगा, या तो लाइबिलिटी होगा, या तो कैपिटल होगा, या तो इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा। पेन क्या है? क्या लाइबिलिटी है क्या? हमको किसी को कुछ देना है क्या पेन से? नहीं ना। नहीं, लाइबिलिटी नहीं है। पेन इनकम है क्या? कमाए है क्या पेन? नहीं, कमाए भी नहीं है। खर्चा है क्या? डिपेंड करता है। खर्चा है क्या? डिपेंड करता है। इसका यूज हम कब करने वाले हैं? अगर इसी साल यूज करके खत्म कर देंगे तो खर्चा है। नहीं, इसका यूज अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, तो इसको असेट मान के रखो। संपत्ति है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी तो प्रोवाइड करेगा। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा, सिर्फ प्रेजेंट करेंट पीरियड में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम एसेट नहीं बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। यही केस आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिर पेन मेरा क्या है? ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना लाइबिलिटी है, तो क्या है? असेट। देखो, असेट है क्या? मेरा है क्या? हाँ, मेरा है। इसका फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या मुझे? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैं इसी से पढ़ाऊंगा। तो ये पेन क्या है? असेट है। तो जब मैंने पेन खरीदा 100 रुपए का, तो क्या हो गया? मेरे पास एक पेन आ गया, मतलब मेरे पास एक असेट बढ़ गया। बढ़ गया ना? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक फर्क क्या पड़ा? एक फर्क ये पड़ा कि मेरा एक असेट बढ़ गया। कितने रुपए से बढ़ गया? 100 रुपए से बढ़ गया। बढ़ गया। उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कि भैया, मैंने जो खरीदा है तो पैसा भी तो दिया होगा, फ्री में तो आया नहीं। तो पैसा दिया होगा, तो पैसे जब मैंने दिए तो 100 रुपए मेरे पॉकेट से चले गए, तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। तो दूसरा असेट कैश क्या है? कैश भी तो असेट है, कैश भी तो संपत्ति है। रुपया संपत्ति नहीं होता है क्या? वो भी तो संपत्ति है। तो वो क्या हो गया? वो कम हो गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सिर्फ एक जगह फर्क नहीं पड़ता, उसका जो इफेक्ट होता है वो दो जगह पे पड़ता है। या तो एक असेट बढ़ जाएगा तो दूसरा असेट कम हो जाएगा। नहीं तो अगर एक असेट बढ़ रहा है और दूसरा असेट कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। सोच के देखो, अगर मैंने ये पेन खरीदा और मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मेरा कैश कम नहीं हुआ, तो अगर पैसे नहीं दिए तो उसका मतलब उधारी खरीद के लाया हूं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और उस केस में क्या होगा? उसके नाम पे एक लाइबिलिटी खड़ा हो गया। लाइबिलिटी मतलब कल को हमको उसको पैसा देना पड़ेगा ना। आज नहीं दिए, कल तो देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, फ्री में तो मिला नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। अगर हमको किसी को कुछ देना है तो मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। तो एक असेट के बढ़ने से या तो दूसरा असेट कम हो गया, या तो एक नया लाइबिलिटी खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं दो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जब डेबिट क्रेडिट आप सीख लोगे ना, तो ऐसे समझोगे कि हर डेबिट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है, या फिर हर क्रेडिट के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ डेबिट होता है। सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट कभी नहीं होता। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? यही हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोग को। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट। इट इंक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज अदर एसेट, इंक्रीजेज एन एसेट एंड सिमिलरली इंक्रीज लायबिलिटी। या तो एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट गिर जाएगा, या तो एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ में आया? देखो इसी चीज है, अगर एक एसेट डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा, नहीं तो एक डिक्रीज कर रहा है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। ऑल्टरनेटिवली लायबिलिटी के लिए, अगर एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी घट जाएगा, नहीं तो एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट बढ़ेगा। फिर एक लायबिलिटी घट रहा है तो दूसरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, नहीं तो एक लायबिलिटी घट रहा है तो दूसरा एसेट घट जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम फंडा, मैथ्स है, बिल्कुल मैथ्स है। अब ये एग्जांपल दे दिया यहाँ पे क्या दिया है? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मालिक ने इतना पैसा लगाया, बैंक से इतना पैसा लिया, दूसरे लोग से इतना कर्ज लिया, टोटल 3 लाख रुपए का पूंजी जमा किया। उसके बाद से 2 लाख का मशीन खरीद लिया, 1 लाख रुपए रख के रखा है। अभी न्यू मशीन खरीद लिया 50,000 का कैश में। तो न्यू मशीन खरीदने के बाद क्या होगा? न्यू मशीन खरीदने के बाद ये कैश कम हो गया होगा 50,000 से।
और न्यू मशीन ऐड हो गया होगा 50,000 से, हो गया होगा ना। नेट में कोई फर्क पड़ा क्या? इधर -50 इधर +50, नेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यू मशीन इज परचेज फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट और कैश टू बी पेड ऑन लेटर ऑन। नया एक और मशीन खरीद लिया, मशीन कितना का खरीद लिया? 50,000 का एक और खरीद लिया, क्रेडिट पे खरीदा तो इधर लोन में भी आ गया 50,000। तो आप ये देख रहे हो कि हर ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट हो रहा है, इसका भी दो इफेक्ट हुआ, इसका भी दो इफेक्ट हुआ। फिर कह रहा है कैश पेड टू रिपे बैंक लोन, बैंक लोन को पैसा दे दिया, तो बैंक लोन 75,000 का था, कैश दे दिया, तो ये लाइबिलिटी क्या हो गया? ये लाइबिलिटी कम हो गया, तो ये कैश क्या हो गया? कम हो गया। अगर लाइबिलिटी कम तो या तो असेट कम या तो दूसरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बच्चे देख लीजिएगा सेम चीज क्या हुआ। आई सजेस्ट कि एक बार इलस्ट्रेशन 1 आप लोग कर लीजिएगा खुद से, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हालांकि सेम इक्वेशन पे चलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरा अकाउंट्स इसी पे बैठा हुआ है। ठीक है, देखो यहां पे दिया हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कंजर्वेटिज्म। चलिए ये भी बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब होता है कि एकदम बहुत ही लिमिटेड, एकदम सोच समझ के चलने वाला, बहुत ही एकदम अपने आप को कंजर्व करके रखने वाला, बांध के रखने वाला। सेम वही मीनिंग, मतलब आप थोड़ा सा अकाउंट्स के फील्ड में लेके आओ तो वही मीनिंग होता है, मिलता जुलता वही मीनिंग होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। कंजर्वेटिव का मतलब यहां पे ये कहता है कि लिमिटेड, आपका जो लॉस आगे कभी होने वाला है ना, आपका अगर कभी आगे चल के कोई लॉस होने वाला है जो कि अभी आपको पता चल गया कि भैया आगे चल के आपको ये नुकसान हो सकता है, तो आगे के नुकसान को, फ्यूचर के नुकसान को, क्या वो नुकसान हुआ है क्या? नहीं, अभी हुआ नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है, तो आगे के लॉस को हम आज के दिन ही ऐसा मान लेंगे कि भैया मेरा लॉस हो जाएगा। हम आज के दिन ही उस लॉस को अपने बुक्स में ले आएंगे, अपने एंट्री में ले आएंगे, हम मान लेंगे कि मेरा लॉस हो गया। ताकि वो क्या होता है ना, सबसे ज्यादा पढ़ाई से हटके थोड़ा सा मोरल की बात कर रहा हूं, लेकिन सेम चीज हमारे पढ़ाई में भी है और सेम चीज हमारी जिंदगी में भी है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होता है? क्या चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है? दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। जो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें देती है वो होता है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, जो हम किसी और से कर लेते हैं। जब आप किसी और से उम्मीद कर लेते हो या किसी भी चीज से उम्मीद कर लेते हो, हम किसी खास इंसान की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज से जब उम्मीद कर लेते हो और वो उम्मीद टूट जाता है किसी वजह से, तो जो तकलीफ होती है ना वो अनबेरेबल होती है। तो अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ हो ही ना, उसके लिए क्या उपाय है? उम्मीद करना छोड़ दो। अगर आप उम्मीद ही नहीं करोगे, फिर अगर वो चीज हुआ तो भैया आप तो वैसे भी उम्मीद नहीं करके रखे थे। अगर वो चीज नहीं हुआ तो भैया उम्मीद से बढ़कर हो गया। समझ रहे हो ना? मतलब अगर आपने उम्मीद किया कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, उम्मीद कर लिया, उम्मीद बांध लिया आपने कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, और कल हो कि वो अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। जितना तकलीफ उस चीज के नहीं होने से होगा, उससे ज्यादा तकलीफ आपकी उम्मीद को टूट जाने से होगा। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हर्ट करती है। यही आपने मन में पहले से मन बना के रख लिया था, नहीं वो तो होना ही नहीं है, वो तो होना ही नहीं है, उसके बाद अगर वो चीज हो जाता है ना, क्या बात है भाई, हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे फिर भी हो गया, तो वो खुशी अलग है। हमारा अकाउंट में कुछ इसी तरह से चलता है। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, अगर आपको फ्यूचर में कोई कमाई होने वाला है, कोई इनकम होने वाला है, तो आप उसके लिए अभी से उम्मीद मत रखो। आप उसके लिए अभी से उम्मीद मत रखो, आप उसको अभी अपने बुक्स में मत लाओ, अभी उसके काउंटिंग में मत लाओ, उसको मत कंसीडर करो अभी। वो जब होगा ना, जब हो जाएगा ना प्रॉफिट, तब उसको देखेंगे क्या करना है, तब उसको अपने बुक्स में लेके आएंगे।
अभी से मत ज्यादा तामझाम करो। लेकिन उल्टा लॉस के केस में क्या करेंगे, अभी से कर लो भैया, अभी से कर लो कि मेरा मान के चलो कि मेरा हो ही गया। तो यही थिंकिंग क्या है, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव है कि हम अपने आप को जितना हो सकता है ना एकदम बचा के चल रहे हैं, हम अपना मान के चल रहे हैं कि मेरा कम से कम इतना का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। यही हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है। सिंपल सा इसका ये कहना है कि फ्यूचर के सारे प्रोबेबल लॉसेस को कंसीडर करो आज के दिन में, जो भी फ्यूचर के एक्सपेंस है उसको आज के दिन में कंसीडर करो, और फ्यूचर के सारे गेन्स को या प्रॉफिट को अभी आज के दिन में इग्नोर करो। तो जब होगा तब होगा, अभी उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन फ्यूचर में अगर हमको कोई लॉस होता हुआ दिख रहा है तो उसको हम आज के दिन में ही कंसीडर कर लेंगे। यही नतीजा है कि हम अपने बुक्स में बैड डेट्स का एंट्री करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। समझ में आया? चलिए, इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट में देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम, नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम एंटिसिपेट नहीं करना है। हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लॉसेस के लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है। प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू। प्रूडेंस क्या होता है, जो मैंने कंजर्वेटिव सिखाया ना, उसी में से उसी का एक नेचर है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब एकदम फूक फूक के चलने वाला। जजमेंट अबाउट ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड, जिसको हम लिख सकते हैं, एज वेल एज गेन विच आर अनसर्टेन। अगर कोई गेन अनसर्टेन है तो उसको इग्नोर करना है। न्यूट्रलिटी, unbiased outlook is required to identify and such possible losses as well as exclude uncertain gain. Exclude uncertain gain, uncertain gain को exclude करो और identify and record such possible losses. न्यूट्रलिटी, फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू। यही तीन चीज मिलकर बना हमारा बनता है कंजर्वेटिव मेथड। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। मेनी ऑथर, कुछ ऑथर ऐसे भी कहते हैं कि कंजर्वेटिव के चक्कर में हमारा अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, इनकम कम रह जाता है एंड वेल्थ कम हो जाता है, एंड इट शुड नॉट बी द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए हमारा कंजर्वेटिव कंसेप्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ ऑथर्स का ऐसा मानना है, हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, इस पर कोई कंक्लूजन नहीं दिया, कोई रूल्स नहीं बनाया है, तो इसीलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, अपने बुक्स में कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये तो नाम से क्लियर है, ये तो नाम से ही क्लियर है। कंसिस्टेंसी में वर्ड है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब फ्रीक्वेंट रहना, अपने रेगुलर रहना, डिसिप्लिन में रहना। अगर आपके बिजनेस का कोई पॉलिसी है, आपके बिजनेस का कोई प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप अपने मन से या आप ऐसे रैंडमली उस पॉलिसी को या उस प्रिंसिपल को, उस रूल्स को, उस रेगुलेशन को अपने मन से चेंज नहीं कर सकते, अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। अरे भैया, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर आइटम को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, शो करोगे, इनकम में ले जाओगे या इनकम के इस हेडिंग में ले जाओगे या वैसे जो भी ले जाओगे, आप इस साल कुछ और कर रहे हो, अगले साल कुछ और कर दोगे, उसके अगले साल कुछ और कर दोगे, तो भैया इस साल का प्रॉफिट कुछ और आएगा, अगले साल का प्रॉफिट कुछ और आएगा, और उसके अगले साल का प्रॉफिट कुछ और आएगा। तो क्या वो प्रॉफिट कंपेरेबल होगा? कंपेरेबल होगा? एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि दोनों को बनाने का बेसिस ही अलग है ना। कैसे कंपेयर कर सकोगे आप? अगर प्रॉफिट में कोई बड़ा सा वेरिएशन भी हो तो वो प्रॉफिट कंपेरेबल ही नहीं है, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, उसके बेसिस पे एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा अकाउंटिंग क्या कहता है, जो आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, वो कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। तो क्या मैं कभी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता क्या? पॉलिसी मतलब नीति, रूल्स, नियम। हर बिजनेस का अपना अपना नियम होता है ना, तो आपका जो भी नियम है, आप उस नियम को हर साल सेम तरीके से फॉलो करोगे, आप अपने नियम को बदलोगे नहीं। क्या हम कभी अपने नियम को नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करने की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे अकाउंटिंग, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप अपने पॉलिसी को सिर्फ 3 केस में बदल सकते हो। कितने केस में बदल सकते हैं? 3 केस में बदल सकते हैं। पहला ये, जब कोई लॉ बोलता है, पहला ये जब कोई लॉ बोलता है। दूसरा ये, जब हमको लगता है कि भैया बदल देने से देखो,
ये दोनों बात लॉ बोलता है। या तो an enterprise should change its accounting policy in any of the following situation to bring the books of account in accordance with accounting standard। accounting standard जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किए जाते हैं उसको उसके साथ मैच कराने के लिए मतलब उसके साथ पैरिटी मेंटेन करने के लिए कि जो हमारा पॉलिसी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में नहीं जाके है, उसके साथ मेंटेन करने के लिए अगर हमको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा तो हम करेंगे। दूसरा है कि प्रोविजन ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए अगर हमको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा तो करेंगे। और दूसरा तीसरा तीसरा जो कंडीशन है वो मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर है कि अगर किसी भी ऐसा सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाता है और उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि नया पॉलिसी जो है वो ज्यादा विल रिफ्लेक्ट मोर ट्रू एंड फेयर पिक्चर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीन केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन केस जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग एक बार इसको अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये चीज। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब, मटेरियलिटी वर्ड का अगर सिंपल मीनिंग समझोगे ना तो मटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जिसका कोई सब्सटेंस होगा, जिसका कोई इंपॉर्टेंस है, जो किसी चीज को इफेक्ट कर सकता है। अब एक बात बताओ, किसी कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़ का, किसी कंपनी का टर्नओवर कितने का है 100 करोड़ का, बैलेंस शीट बनता है 60 करोड़ का। बैलेंस शीट कितने का बनता है 60 करोड़ का बैलेंस शीट बनता है। अब 60 करोड़ का बैलेंस शीट है, सारा असेट लायबिलिटी सब मिला जुला के 60 करोड़ रुपया है, उसमें 10 रुपए का स्पेयर पार्ट क्या मायने रखेगा, क्या इंपॉर्टेंट है? 10 रुपए का स्पेयर पार्ट गुम गया, क्या उसके चक्कर में आप कह दो कि उसका अकाउंटिंग गलत है? नहीं, क्यों? क्योंकि 10 रुपया जो है ना 60 करोड़ के सामने में मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिडरेबल नहीं है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप उसी चीज का अकाउंटिंग करोगे जो अपने आप में मटेरियल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल द आइटम हैविंग all the item having significant economic effect on the business of enterprise should be disclosed in the financial statement, and any insignificant item will only increase the work of accountant but will not be relevant to the users, need not be disclosed in the financial statement। मतलब कोई भी चीज अगर मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करोगे, लेकिन जो मटेरियल नहीं है उसको डिस्क्लोज करने का कोई जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ रही होगी मटेरियलिटी की बात। ठीक है, क्या मटेरियलिटी लेवल फिक्स होता है क्या? नहीं, मटेरियलिटी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया कि ये इस कंपनी के लिए, इतने तरह के बिजनेस के लिए ये मटेरियलिटी लेवल है, इसके लिए ये मटेरियल, ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया। ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो डिसाइड करेगा कि मटेरियलिटी कितना होना चाहिए। जनरली 1% और 2% ऑफ टर्नओवर होता है। ओके, रीड कर लीजिएगा एक बार ये थ्योरी, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। और इस तरह से हमारा जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। हालांकि ये तीनों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको अलग से सेग्रीगेट करके कैटेगराइज कर दिया गया है, अलग से सेग्रीगेट करके कैटेगराइज कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में जैसे हम लोग क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये मान के अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा मान के चले कि हमारा बिजनेस कल को होगी खत्म हो जाएगा, तो हमारा अकाउंटिंग करने का तरीका ही अलग हो जाएगा, हम असेट को असेट मानेंगे ही नहीं फिर। तो इसलिए सबसे एक बेसिक सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या कहता है कि सबसे पहला एजम्पशन आपका ये होना चाहिए कि आपका बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सो ऑन एंड सो ऑन, परपेचुइटी तक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में? कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, हमारा बिजनेस जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो कंसिस्टेंटली फॉलोड होना चाहिए। सिर्फ 3 केस में चेंज कर सकते हैं, अगर एएस बोलेगा तो, अगर लॉ से कंप्लाई करना है तो, और तीसरा अगर हमको मैनेजमेंट को लगेगा कि जो नया पॉलिसी हम लाएंगे वो ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिवील करेगा, तो हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मेरा खर्चा है तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। अगर कोई चीज मेरा इनकम है, अगर मैंने उसको अर्न कर लिया है तो ही उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, भले उसका पैसा मुझे मिला हो या नहीं मिला हो।
समझ में आया? इस तीनों कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जर्नल आप लोगों ने सीखा, फर्स्ट हम रिकॉर्डिंग को बोलते हैं जर्नल। उसके बाद हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं लेजर। उसके बाद हम लोग जब समराइज करते हैं तो उसके अंदर आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेनिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम सब आगे जाके ये सब चीज, हर चीज अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हमारा ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनता है। ये सब मिला के मतलब ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सब मिला के इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो क्या होता है? ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक था ना जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा था यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये यूजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट आ गया। यही चीज हम लोग एंड यूजर को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे। वो हम लोग वो क्यों दिखाएंगे? ताकि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा बिजनेस का आज के दिन में क्या पोजीशन है, ये उनको पता चल सके। ठीक है, इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए, ये दिया हुआ है। देखो, सबसे पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, मतलब वो समझने योग्य होना चाहिए। ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए कि वो किसी को भैया पढ़ के समझ में ही नहीं ना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस मतलब ऐसे कुछ भी उठा के नहीं डाल देंगे डेटा, सिर्फ वही डेटा डालेंगे जो हमारे यूजर्स को जरूरत पड़े, जो उनके काम आए, जो उनके लिए रेलेवेंट हो, उनके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट हो, नीड ऑफ द यूजर्स। ठीक है, कुछ भी नहीं डालेंगे। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बाय यूजर्स। ओके, उसके बाद है कि रिलायबल। सिर्फ रेलेवेंट होना काफी नहीं है, रिलायबल भी होना चाहिए, भरोसा करने योग्य भी होना चाहिए। ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए जिसपे कोई किसी को भरोसा ही नहीं हो, जिसपे किसी को भरोसा ही नहीं हो। Information has a quality of reliability when it is free from material error. Reliability कब जनरेट होता है? Reliability तब होता है जब वो free from material error, उसके अंदर कोई एरर नहीं होता है या कोई बायसनेस नहीं होता है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट फेथफुली, फेथफुल रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, रिलायबिलिटी होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, फिर एक कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल क्यों? क्योंकि भैया तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं अगर बता दूं कि एबीसी लिमिटेड ने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, अब इससे क्या आप समझोगे? बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है? अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है? बता दोगे क्या? आपको लगे कि यार 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन बोलूंगा, पिछले साल इसने 70 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। अब बताओ अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है? अब सीधा बोलोगे नहीं, बुरा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्यों बोल पाए बुरा परफॉर्म? इससे पहले तो आप अच्छा बोल रहे थे कि आपने तो 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। जब मैंने आपके सामने पिछले साल का डेटा रखा तो आप सीधा कंपेयर किए उसको कि पिछले साल 70 और इस साल सीधा 10, तो ये तो भैया बहुत बेकार परफॉर्मेंस है। तो ये आप कब कर पाए? जब आप कंपेयर किए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से उसको कंपेयर किया जा सके। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 4 प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अंडर। यही जो 4 है प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा, काम आएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करेंगे, जैसे कि हम लोग ने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में भी देखा है। इमटेरियल अमाउंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को मटेरियल कब बोलेंगे? इंफॉर्मेशन को मटेरियल तब बोलेंगे जब उस इंफॉर्मेशन का जो मिस स्टेटमेंट है ना, मिस स्टेटमेंट की वजह से कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। मतलब कि कोई भी चीज मटेरियल तब माना जाएगा जब उस चीज के नहीं होने से, उस चीज के नहीं होने से कोई क्रूशियल डिसीजन लेने में गलती कर दे। जैसे कि मैं बोलूंगा कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो दूसरे कंपनी बी लिमिटेड को खरीदना चाहता है। ठीक है, और बी लिमिटेड का बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत एकदम सॉलिड है। बी लिमिटेड ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, बहुत सब कुछ सही दिखने में लग रहा है। ठीक है, और एक चीज बी लिमिटेड ने छिपा लिया। क्या छिपा लिया? कि बी लिमिटेड ने
50 करोड़ का लोन लेके रखा है आईडीबीआई बैंक से, ये बात उसने छिपा लिया। अब एक बात बताओ, क्या 50 करोड़ मटेरियल है? क्या 50 करोड़ का लोन मटेरियल है? बिल्कुल मटेरियल है। अगर ये लोन छिपा लिया बी ने ए से, तो अगर ये बात बी नहीं छिपाता तो क्या ए का डिसीजन कुछ और हो सकता था? हाँ हो सकता था। हो सकता था ए डिसाइड करता कि वो बी को नहीं कर देगा क्योंकि उसके ऊपर 50 करोड़ का लोन है। तो इसी चीज को मटेरियल बोलेंगे। मटेरियल किसको बोलेंगे? मटेरियल वो आइटम होता है जिसका नहीं प्रेजेंट होने से, जिसके मिस स्टेटमेंट से या ओमिशन से या एररनेस स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्या इन्फ्लुएंस हो जाएगा? इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट हो जाएगा। क्या इफेक्ट हो जाएगा? इकोनॉमिक डिसीजन किसका? यूजर का। यूजर कौन? कोई भी हो सकता है भाई। यूजर के लिए तुम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से देखे, एक्सटर्नल यूजर होता है, इंटरनल यूजर होता है, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सप्लायर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, सब हमारे यूजर होते हैं, यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रही है बात? उसके बाद हमारा जो क्वालिटी होता है वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का, कि भैया भरोसे के लायक होना चाहिए, फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हालांकि ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मैं इसको ट्राई करता हूं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस एक वर्ड है, फॉर्म एक वर्ड है, दोनों अपने में अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं। ओवर इसलिए बोल रहा है कि सब्सटेंस को फॉर्म के ऊपर रखा है, मतलब सब्सटेंस का जो वैल्यू है वो फॉर्म से ऊपर है, इसलिए बोलते हैं हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म क्या होता है? तो भैया ऐसा समझ लीजिए कि जो दिखता है ना, जो अपीयरेंस है ना, वो फॉर्म है, और जो अंदर का मटेरियल है ना वो सब्सटेंस है। जो दिखता है, जो आप देख पाते हो, उसका फॉर्म है, उसका अपीयरेंस है, वो उसका लुक है। तो किसी का लुक उसका फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो अंदर से कैसा है वो उसका सब्सटेंस है, मतलब वो है क्या चीज। एक बात बताओ, गांधी जी का फॉर्म कैसा था? गांधी जी देखने में कैसे लग रहे थे? गांधी जी को देख के कोई बोल देगा कि यार ये इतना तगड़ा इंसान हो सकता है जो पूरे देश को, मतलब पूरे अंग्रेज को नाक में दम कर दे? नहीं ना। एकदम एक धोती में रहने वाले इंसान थे। फॉर्म से तो मतलब दिखने से कुछ पता ही नहीं चलता था कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें काबिलियत थी ना। उनमें उनके उनका सब्सटेंस, उनका अंदर में जो वजूद था, उनका जो क्वालिटी था, वो उनके फॉर्म के ऊपर था कि नहीं था? तो फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म मतलब होता है बेसिकली जो हम लोग को दिखता है, जो फ्रेम होता है। जैसे चेयर है, फर्नीचर होता है। फर्नीचर क्या है? अब एक फर्नीचर हम आपके सामने बना के रख दें थर्मोकोल का। थर्मोकोल समझते हो ना? वो जो थर्मोकोल होता है ना व्हाइट कलर का, उसका फर्नीचर मैं बना के रख दूं, एकदम शेप में ब्राउन कलर से पेंट कर दूं बड़ा सा, उसमें आपको देख के लगेगा एकदम फर्नीचर है, वो उसका फॉर्म है। आप वो देख के कार खरीद लोगे तो आप बेवकूफ हो। आपको सब्सटेंस देखोगे कि फॉर्म देखोगे? सब्सटेंस मतलब कि वो है किस चीज का, लकड़ी का है कि नहीं, शीशम के लकड़ी का है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, टिकाऊ है कि नहीं। नहीं, आप वो देखे ही नहीं, आप सीधा देखे कि माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है देखने में। पास जाके जब उसको घर ले जाके गए तो देखे अरे ये तो फोम का है, इसको तो बैटरी ही टूट गया। भैया आप फॉर्म देख के इंप्रेस हो गए थे, आपने अंदर के सब्सटेंस को नहीं देखा। ये गलती आजकल दुनिया में हर लोग करते हैं। लोग फॉर्म के पीछे भाग रहे हैं, कोई सब्सटेंस देखता ही नहीं है, और फिर वो पछताते हैं कि भैया हम तो किसी और को समझ के आपसे ताल्लुक रखे थे और फिर आप तो कुछ और ही निकल गए। तो भैया ये चीज पढ़ाई में भी और जिंदगी में भी ये सुझाव देता हूं कि आप लोग कभी भी फॉर्म के पीछे नहीं भागे। आप लोग हमेशा सब्सटेंस को कंसीडर करें कि भैया वो है क्या चीज, वो अंदर से कैसा है। बाहर से कैसा दिखता है उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई कैसा भी दिखे, वो अंदर से कैसा है। तो अंदर से जो है वो, उसी को सब्सटेंस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में भी वही है। अकाउंटिंग में क्या कहते हैं कि भैया आप ऊपर से लीपापोती कर दोगे, प्रॉफिट प्रॉफिट चमका के दिखा दोगे कि इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इतना अच्छा सेल है, अंदर से सब्सटेंस है ही नहीं कंपनी का, पूरे कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो अच्छी चीज नहीं है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पूरे सब्सटेंस को रिवील करना चाहिए। ठीक है। आपने दिखा दिया कि 100 करोड़ का सेल है, आपने दिखा दिया कि 100 करोड़ का सेल है,
बट सब्सटेंस ये था कि आपका जो सेल था वो अप्रूवल बेसिस पे था, अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं था, तो अब वह सेल रिटर्न हो सकता है। तो अपने पार्टी को जबरदस्ती अपना माल चिपका दिया था, ये बोल के कि 10 दिन में रिटर्न कर देना, और उसको आपने सेल दिखा दिया था। तो फॉर्म से तो वो देखने से सेल लग रहा था, क्या वो सेल है? नहीं, वो सेल नहीं है, वो सेल नहीं है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए कि ऐसे बेकार सी चीजों को आप लोग अकाउंटिंग ना करके रखें, या उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीट करके रखें। ठीक है, आई होप सब्सटेंस ओवर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा हम लोग को। फिर न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब रिलायबल होने के लिए न्यूट्रल होना जरूरी है। न्यूट्रल मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस, फ्री फ्रॉम बायसनेस, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को लेके बायस्ड नहीं होना चाहिए, बायस्ड ओपिनियन नहीं होना, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। हम कोई भी चीज को लेके बायस तरह से नहीं सोचेंगे, एकदम न्यूट्रल होके सोचेंगे। फिर कह रहा प्रूडेंस, कंजर्वेटिव। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिव, प्रूडेंस मतलब हम लोग तो समझ गए ना, प्रूडेंस फ्यूचर के लॉस को आज का लॉस मानेंगे और फ्यूचर के प्रॉफिट को आज का प्रॉफिट नहीं मानेंगे, और जब होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रूडेंस हुआ। फिर है फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, हर एक चीज का अच्छे से डिस्क्लोजर देंगे, फुल पूरा डिस्क्लोजर देंगे। फेयर मतलब एकदम सही सही डिस्क्लोजर देंगे, और एडिक्वेट मतलब एकदम उचित देंगे। फुल मतलब पूरा दे दो, सब कुछ दे दो, कुछ भी छिपाओ मत। फेयर मतलब जो भी तो एकदम सही सही डिस्क्लोजर दो। एडिक्वेट मतलब उचित, जितना देना है उतना दो, कुछ भी मत छिपाओ। डिस्क्लोजर मतलब, एडुकेट मतलब उचित, और डिस्क्लोजर मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी, हर चीज को डिस्क्लोज कर दो, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए कि ये चीज यहां पे कहां से आया। ठीक है, तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन टॉप 4 जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अगर आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर लिखोगे रेलेवेंस, फिर लिखोगे रिलायबिलिटी, और चौथा लिखोगे कंपेरेबिलिटी। ये 4 के बाद अगर पूछता है तो आप ये लो, ये सब पॉइंट लिख सकते हो, सब्सटेंस और फॉर्म, प्रूडेंस, फुल फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर वगैरह वगैरह, मटेरियलिटी वगैरह, ये सब जो है। लेकिन पहला 4 वाला एकदम दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग का है कंप्लीटनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर महीने में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर मैंने साल भर में 100 करोड़ का माल बेचा है और मैं 90 करोड़ का ट्रांजेक्शन शो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे रहा हूं, तो वो गलत है। आपको हर चीज एकदम कंप्लीट वे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना चाहिए, कंप्लीट वे में रिकॉर्ड करना चाहिए। आप कुछ छोड़ो मत, हर चीज कंप्लीट होना चाहिए, कुछ ओमिशन नहीं होना चाहिए। एंड ओमिशन कैन कॉज इंफॉर्मेशन टू बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग। ओमिशन की वजह से, ओमिशन छूट जाने की वजह से वो मिसलीड कर सकता है, और इसलिए वो अनरिलायबल हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेवेंस कम हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप यहां तक का आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। और इस तरह से हमारे यूनिट 2 जो है वो भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना यूनिट 3 के साथ। ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग कुछ नहीं, सॉरी, इसमें तो ये टर्मिनोलॉजी का है। एक बार हम सारी टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूं। और इस तरह से हमारे यूनिट 1 तो पहले क्लास में हो गया था, और यूनिट 2 का जो ये 3 पार्ट बना है उसमें आप लोग यूनिट 2 हम लोग कवर कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 3 कर लेंगे। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेस बिल्ड करने के लिए। आप लोग डेबिट क्रेडिट अच्छे से सीख लोगे, जर्नल एंट्री लेजर सब कुछ बनाना सीख लोगे, लेकिन जब तक ये थियरी क्लियर नहीं रहेगा ना आपका, बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं हर किसी से सजेस्ट करता हूं कि आप लोग भाई ये थियरी का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।